नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। खबरों के लिहाज से यह हफ्ता भी हर हफ्ते की तरह बेहद रोचक रहा। जनता के लिए 24 घंटे कार्यरत भारत की महान लोकतांत्रिक सरकार ने राज्यसभा में बयान जारी कर कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में एक भी मौत नहीं हुई। ये मामला यहीं नहीं रुका। फिर इसी महान लोकतांत्रिक सरकार में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कोरोना से मौतों के लिए कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू नहीं राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। यह सब हो रहा था कि राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस कानून की कोई जवाबदेही नहीं है और ये तो उपनिवेशवादी कानून है। इसका इस्तेमाल तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने आज़ादी के लिए संघर्ष का विरोध करने वालों पर किया था। आज़ादी के 75 साल बाद इसकी क्या जरूरत है? इस पर महान लोकतांत्रिक देश के अटॉर्नी जनरल यानी सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले सबसे बड़े वकील ने कहा कि देश की एकता अखंडता के लिए इस कानून की अहमियत बनी हुई है। इसी बीच तमाम मार मनव्वल और अटकलबाजी के बीच पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने बैटिंग के स्टाइलिश अंदाज के साथ पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। देश में बीते हफ्ते कितना कुछ हुआ, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, ऐसा मैं नहीं कह रहा। दरअसल ये बयान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में दिया गया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से कोरोना केस और मौत के आंकड़े नियमित तौर पर विस्तृत गाइडलाइंस के अनुसार मुहैया कराए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने यह नहीं बताया कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। गंगा नहाने से पाप धुलते हैं या नहीं पता नहीं, मगर मंत्री जी ने अपने एक बयान से ऑक्सीजन की कमी से हुई सारी मौतों के सारे पाप यकीनन धुल दिए। मलिकजादा मंजूर अहमद साहब का एक शेर है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। इस खबर के आगे 4 कदम और चलने पर आपको केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का एक जोरदार बयान मिलेगा, जो कि भाजपा की तरफ से अक्सर आने वाले बयानों से कुछ अलग है, मतलब हटके है। दरअसल लोग तब हैरान रह गए जब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कोरोना से मौतों के लिए इस बार कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू की जगह राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसे में उन्होंने अपने बयान में कहा, अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता जरूरत के समय पर देश की सेवा में लगे होते तो वैक्सीनेशन का ये हाल नहीं होता। इस देश के अंदर जो है, इनके पूर्वजों के समय में 50-50 साल 30-30 साल बाद वैक्सीन आती थी। इस बार भारत में जब दुनिया में वैक्सीन लॉन्च हुई तो वो दिसंबर 2020 में हुई थी और भारत में जनवरी 2021 में वैक्सीन आ गई थी। इनके और इनके परिवार वालों में से किस किस ने वैक्सीन लगाई उसकी जानकारी जरा जनता को दे देते समय अनुसार, तो इतने सारे लोगों की मृत्यु नहीं होती। उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। मीनाक्षी लेखी के इस बयान पर लोग आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी समस्या के जिम्मेदार आखिर नेहरू की जगह राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं। एक तरफ जब कोरोना की जिम्मेदारी एक पाले से दूसरे पाले में उछाली जा रही थी, उसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बैटिंग के स्टाइलिश अंदाज के साथ पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मंच पर सीएम अमरिंदर सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी मौजूद थे। पार्टी में लंबी कलह के बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। देखो केड़े विरोधी कहंदे सी, अज कांग्रेस एक मुठ है एक झुट है।
एक मुठ है, एक जुट है, तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उसी तरह कोई भी पार्टी कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। पहले भाषण में आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, मुझ में कोई अहंकार नहीं है, कांग्रेस आज एकजुट है। हालांकि सिद्धू के भाषण में पार्टी में हुई कलह की झलक भी दिखी जब वे अपने भाषण में सीएम अमरिंदर सिंह को शामिल करते दिखे। उन्होंने कहा कि जो मेरा विरोध करते हैं वो मुझे बेहतर बनाते हैं। मुख्यमंत्री के खेमे द्वारा पुरजोर विरोध करने के बावजूद सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए। उन्होंने सुनील जाखड़ की जगह ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके पद ग्रहण कार्यक्रम में कहा कि जब सोनिया गांधी ने उन्हें बताया कि वे नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, तब मैंने कहा कि वह उनके फैसले का स्वागत करेंगे। मैं और नवजोत सिंह सिद्धू साथ में काम करेंगे। परसाई जी ने पहले ही बता रखा है कि अद्भुत तटस्थता और भयावह सहनशीलता है इस देश के आदमी में। कोई उसे पीट कर पैसे छीन ले तो वह दान का मंत्र पढ़ने लगता है। परसाई जी की बात से सीधा राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ का रुख करते हैं। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती है तो उनके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करती है। इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीजेआई रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। इस पर केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून को निरस्त करने का विरोध किया। अब इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये तो होना ही था। इसके बाद सीजेआई रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी क्या ये कानून जरूरी है? ये तो उपनिवेशवादी कानून है। इसका इस्तेमाल तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने आजादी के लिए संघर्ष का विरोध करने वालों पर किया था। जिनके खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया था उनमें महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक भी थे। अब इन महत्वपूर्ण सवालों पर बेहद महत्वपूर्ण जवाब भी सुनिए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 124A को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। उसकी अहमियत देश की एकता अखंडता के लिए बनी हुई है। इस पर मुझे फिल्म मोहब्बतें का परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाला डायलॉग याद आ गया। अब इस एकता अखंडता की सुनहरी चादर के नीचे दबे कुछ आंकड़े जान लीजिए जो कि भयावह हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी ने आईपीसी 124A के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तारियों और दोषी पाए लोगों का 2014 से 2019 तक का डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक 2014 से 2019 तक 326 केस दर्ज हुए, जिनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 10 आरोपी ही साबित हो सके। सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा कि इस कानून के तहत दी गई अपार शक्तियों और इसके दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए इसकी तुलना किसी बढ़ई को दी गई आरी से की जा सकती है, जिसे एक पेड़ काट कर फर्नीचर बनाने को कहा गया हो तो उसने पूरा जंगल काट डाला हो। बहरहाल एक सच यह भी है कि सत्ता में बैठे हर दल ने देशद्रोह कानून से प्रेम किया है, किसी ने खुल्लम खुल्ला तो किसी ने छिपा करके। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।